सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका 13 सितंबर के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए जानते हैं आज कौन सी देश विदेश की अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, आर्थिक, वैज्ञानिक एवं सामाजिक खबरें आपकी आगामी परीक्षाओं में सहायता करेंगी। राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता देखेगी संविधान पीठ। राजद्रोह सेडिशन को लेके सुप्रीम कोर्ट भी और चीज़ों को देख रही है। राजद्रोह की धारा 144A की संवैधानिक वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई अब कम से कम 5 जजों की संविधान पीठ करेगी। प्रधान न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मंगलवार को यह आदेश दिया। पीठ ने इसके साथ ही केंद्र सरकार की मांग को भी ठुकरा दिया। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि अदालत तय करे कि क्या इस मामले को संविधान पीठ भेजना चाहती है। अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी ने कहा था कि एक नया कानून लंबित है, तो प्रधान न्यायाधीश ने उनसे पूछा कि इसमें क्या कहा गया है। पीठ ने इस आधार पर वृहद पीठ को मामला सौंपने का फैसला टालने के केंद्र के अनुरोध को खारिज कर दिया कि संसद दंड संहिता के प्रावधानों को फिर से लागू कर रही है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि यह तो और बुरा है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि नया कानून लागू हो जाता है तो ये भविष्य के मामलों के लिए होगा। उन्होंने कहा कि जहां तक 124A का संबंध है, उसके तहत दर्ज मामले तो जारी रहेंगे। इसके लिए हमें 5 जजों की संविधान पीठ बनानी होगी। राजद्रोह कानून को लेकर ये 5 जजों की संविधान पीठ बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, सरकार के प्रति असंतोष पैदा करने संबंधित राजद्रोह कानून के तहत अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। इस स्वतंत्रता से 57 साल पहले और भारतीय दंड संहिता के अस्तित्व में आने के लगभग 30 साल बाद 1890 में लाया गया था। राजद्रोह सेडिशन कंट्रोवर्शियल रहा है। आइए जानते हैं विभिन्न लेखों के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार अधिकारियों पर शिकंजा थोड़ा और कस दिया। अदालत की संविधान पीठ ने व्यवस्था दी है कि भ्रष्टाचार के मामले में संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के अधिकारियों की गिरफ्तारी से संबंधित प्राधिकार से अनुमति लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये नियम 2003 से पहले के मामलों पर भी लागू होगा। यानी दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना DSP अधिनियम का कोई मतलब नहीं है। दरअसल DSPE अधिनियम में व्यवस्था दी गई थी कि केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के अधिकारियों की गिरफ्तारी से पहले संबंधित प्राधिकार से अनुमति लेनी होगी। ये साथियों है क्या? ये बेसिकली क्या है ना कि अगर कोई आपका अधिकारी है, वो भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ा गया, अब आपने उसको उसकी कुर्सी से हटा दिया, ठीक है, मगर जो काम पेंडिंग थे वो सब रुक जाते हैं। फिर आपने इनको रिमूव कर दिया, मगर जितने भी काम पेंडिंग थे वो सारे रुक जाते हैं। तो ये प्रावधान हैं 2003 से चले आ रहे हैं। ये प्रावधान है कि अब अगर सरकार को या किसी को भी कार्रवाई करनी है किसी अधिकारी के ऊपर, तो उसे एक बार सीनियर ऑफिसर्स को या मंत्रालय को तलब करना पड़ेगा इसको हटाने से पहले या अरेस्ट करने से पहले, ताकि मंत्रालय समय रहते उस काम को रोकने से बचे या कोई ऑल्टरनेटिव सोचे या उस समय अवधि के लिए वो गिरफ्तारी रुकवा दें। ये नियम कानून था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि ये कानून जो कि गवर्नेंस के हिसाब से था, गवर्नेंस मेंटेन रखने के लिए था, ये कानून का इस्तेमाल बचाने के लिए ज़्यादा हो रहा है कि मिनिस्ट्री सीधे बोल देती है भैया इनको हम अभी नहीं हटाएंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति इस समय पोस्ट पे हैं, इनके हटने से बहुत दिक्कत आ जाएंगी, काम रुक जाएंगे। ये है इशू। दरअसल DSP अधिनियम के व्यवस्था दी गई थी कि केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के अधिकारी की गिरफ्तारी, जॉइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर की गिरफ्तारी से पहले संबंधित प्राधिकार से अनुमति लेनी होगी। मगर CBI ने 2004 में दिल्ली में मुखिया जिला चिकित्सा अधिकारी को भ्रष्टाचार के
मामले में गिरफ्तार कर लिया था। तब उन्होंने डीएसपी अधिनियम के तहत राहत की गुहार लगाई थी। इसके बाद इस अधिनियम के औचित्य की समीक्षा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 में इस अधिनियम को ही रद्द कर दिया था। फिर ये सवाल उठा कि इस फैसले से पहले कि लंबित मुकदमों के बारे में क्या नियम लागू होगा। उसी पर संविधान पीठ ने फैसला लिया है कि 2014 के फैसले इसके पहले के मामलों पर भी लागू होंगे। इससे एक बार फिर जाहिर हुआ है कि धारा भ्रष्टाचार के मामले में किसी तरह की रियायत पक्षकार नहीं है ना, करप्शन बिल्कुल जीरो। दरअसल डीएसपीई अधिनियम बना था तो उसके पीछे मकसद ये था कि किसी अधिकारी के गिरफ्तार होने की वजह से संबंधित महकमे के कामकाज बाधित ना हो। ठीक है, इस तरह कई अधिकारियों ने खिलाफ कार्रवाई में लंबे समय से खींच देखिए, कोई भी अगर किसी को अरेस्ट करा गवर्नमेंट ने, ठीक है, या सुरक्षा एजेंसी ने, सीबीआई वगैरह ने, तो वो सीधे डीएसपीई एक्ट के अंतर्गत, जो स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट है, पुलिस एक्ट है, के अंतर्गत बच जा रहा था। ठीक है, अब इसको सुप्रीम कोर्ट ने सीरियसली लिया और फिर से कहा कि ऐसे कानून तो रद्द ही होने चाहिए। ठीक है, जांच एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत होने के बावजूद वह किसी भ्रष्ट अधिकारी को तब तक गिरफ्तार नहीं कर सकती थी जब तक उनके संबंधित विभाग से अनुमति नहीं मिल जाती। फिर ये छिपी बात नहीं है कि इन ऊंचे ओहदे पर पहुंचे लोगों को अपने बड़े अधिकारियों, मंत्रियों आदि से कैसे रिश्ते होते हैं। इस तरह के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में लंबा समय खिंच जाता था। तब तक मामले से संबंधित सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका भी बनी रहती थी। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय ने डीएसपीई को अप्रासंगिक माना था। बारिश का कहर। उत्तर प्रदेश में लौटते मानसून की वजह से कभी बारिश ने जैसे हालात पैदा कर दिए हैं, उससे फिर यही पता चलता है कि वक्त के मद्देनज़र पूर्व तैयारी, सावधानी और दूरदर्शिता के अभाव का खामियाजा आखिरकार आम लोगों को भुगतना पड़ा है। पिछले 3 दिनों की बारिश के चलते राज्य के कई जिलों के में बाढ़ जैसी स्थिति हो पैदा हुई गई और व्यापक पैमाने पर जनजीवन बाधित हुआ है। ज़्यादा दुखद ये है कि लगातार बरसात ने कई जगहों पर घरों को कमज़ोर कर दिया और दीवार गिरने से 19 लोग की जान चली गई। इसमें बारिश के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से भी कई लोग मारे गए। बारिश एक समस्या है इस समय जो रिपीट मानसून की आ रही है। साइबर अपराध का बढ़ता खतरा। एक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से मार्च 23 की 3 माह की अवधि में देश के 21 लाख बैंकों खातों से डेटा चोरी हुआ। देश के बैंकों पर साइबर हमलों की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। बावजूद इसके बैंक साइबर सुरक्षा पर निवेश नहीं कर पा रहे हैं। केंद्र सरकार ने डिजिटल सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से डेटा सुरक्षित करने का ऐलान जरूर किया। ठीक है, साइबर अपराधों में उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए गठित संसदीय समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक से सिफारिश की है कि वह पीड़ित ग्राहकों को मुआवजा देने का सरल प्रावधान बनाए। डिजिटल वित्तीय व्यवस्था को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए साइबर सुरक्षा प्राधिकार की स्थापना, फ़ोन पर कर्ज देने वाली वित्तीय समितियों और काली सूची में शामिल लोन एजेंसियों की सूची का अलग अलग सार्वजनिक प्रकाशन करने की सिफारिश भी संसदीय समिति ने आरबीआई में की है। वर्ष 22-23 में बैंकों ने 8.5 करोड़ नए क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं, जिसमें क्रेडिट कार्ड से व्यापार में 42% की वृद्धि दर्ज हुई है। बैंकों की आय में भी ज़बरदस्त उछाल आया है, मगर इसके विपरीत क्रेडिट कार्ड से होने वाली ठगी पर रोक लगाने के उपाय खोजने में बैंक विफल साबित हो रहा है। राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री ने स्वीकार किया है कि एक साल में क्रेडिट कार्ड का एनपीए 28% की दर से बढ़कर ढाई समझिए 2.10 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। बैंक अधिक कमाई और ब्याज वसूली के लिए अधिक से अधिक क्रेडिट कार्ड ग्राहक बनाने की मिशन में जुटी है, मगर क्रेडिट कार्ड को अपराधियों को सुरक्षित बनाने में गंभीर नहीं है। हाल में देश में राष्ट्रीयकृत बैंक ऑफ बड़ौदा में मध्य प्रदेश और दिल्ली के उन ग्राहकों के साथ बड़ी संख्या में धोखाधड़ी हुई जो डिजिटल सेवा से जुड़े नहीं थे। शिकार ग्राहकों ने कभी बैंक से एटीएम लिया, ना ही ओटीपी साझा किया था। ग्राहकों की इसे अनुमति लिए बगैर बैंक ने सभी ग्राहक खातों को बैंक के एक ऐप से जोड़ दिया था, जो ग्राहकों की ठगी का कारण बना। बैंक की गलती के बावजूद पीड़ित ग्राहकों के खाते में राशि नहीं लौटाई गई। कितना गलत चीज़ है। आरबीआई बैंकों को और लघु वित्तीय कंपनियों में ग्राहक डेटा सुरक्षा की नियमित निगरानी करने में विफल रहा है। ग्राहकों के सबसे अधिक डेटा चोरी बैंकों और बीमा कंपनियों के असुरक्षित भंडारण और कर्मचारियों की मिलीभगत के संभव हो पा रहे हैं। केवाईसी कराने के नाम पर बैंक, बीमा कंपनी, मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों, शिक्षा और कोचिंग संस्थान समय समय पर अपने ग्राहकों से केवाईसी दस्तावेज लेने के बाद
उनका सुरक्षित भंडारण और निष्पादन नहीं करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से मार्च 23 की 3 माह की अवधि में देश के 21 लाख बैंक खातों में डेटा चोरी हुआ। देश के बैंकों पर साइबर हमले की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। बावजूद इसके बैंक साइबर सुरक्षा पर निवेश नहीं कर पा रहा है। तो ये साइबर सिक्योरिटी पे बैंक्स को इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। डिजिटल सुरक्षा अधिनियम 23 के माध्यम से डेटा सुरक्षित करने का ऐलान ज़रूर किया है, लेकिन इसमें अनेक विसंगतियाँ हैं। देश में नकली वेबसाइट, मोबाइल ऐप, मोबाइल गेम और लोन ऐप सिर्फ आर्थिक ठगी नहीं, इंसानी जिंदगियों की मौत में बदलने और धर्मांतरण जैसी आपराधिक गतिविधियों के लिए भी लिप्त होते जा रहे हैं। मोबाइल गेम के लॉटरी और ऑनलाइन गेम की राज्य का विषय बताकर उसे नियंत्रित करने की व्यवस्था राज्य पुलिस के अधीन की गई है। अपराधी ऑनलाइन लॉटरी मोबाइल गेम को अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय स्थलों में संचालित कर रहे हैं, जहां राज्य पुलिस की आसान पहुंच ही संभव नहीं होती है। पूरे देश में साइबर ब्लैकमेलिंग, हत्या और आत्महत्या के सैकड़ों किस्से एक ही प्रकार से हैं, जिनका मूल ऑनलाइन कर्ज, गेम और लॉटरी से जुड़े हैं। पहले मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जो बगैर किसी दस्तावेज के 90 दिन की अवधि के लिए होते हैं। आम नागरिक इसे सरल नौकरिया के मानकर आसानी से ले लेते हैं, लेकिन ऋण ऐप को डाउनलोड करते ही ग्राहक के मोबाइल में उपलब्ध सभी निजी डेटा ऋण प्रदाता के उपलब्ध हो जाते हैं। है ना। देखिए होता क्या है कि आज की तारीख में हर किसी को सोशल मीडिया देखकर भी एंटरप्रेन्योर बनने का एक नया क्रेज़ हुआ है। ये कोई गलत बात नहीं है। अब हो क्या रहा है कि बहुत से लोग होते हैं जो सही चैनल से पैसा नहीं लेते हैं, बैंक के पास जाके मिलता भी नहीं है। ये मोबाइल एप्लीकेशंस क्या होती है, रेगुलर ऐड देते रहते हैं और आपको एसएमएस भेजते रहेंगे। एसएमएस में क्या लिखा होगा कि आपको प्री अप्रूव्ड 5 लाख रुपए का लोन मिल रहा है, ठीक है, या फिर आपको प्री अप्रूव्ड 1 लाख रुपए का लोन मिल रहा है। और ये भी लिखा होगा नो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, नो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। आप बस अपना एप्लीकेशन करिए, केवाईसी करिए, पैसा आपके खाते में आ गया। लालच में आके ज़्यादातर युवा ये काम कर रहे हैं, और एक और चीज़, युवा और ख़ासकर ये रिसेंटली रिपोर्ट में भी आया हुआ था कि युवा और आपके 50+ के एक मेल व्यक्ति जो हैं, जो घर में बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, उम्र हो गई है, या जो रिटायर्ड हो गए हैं, वो सोचते हैं कि चलो पैसा मिल ही रहा है, मैं एक काम करता हूँ, ये लोन ले कुछ काम शुरू कर लेता हूँ। ऐसे लोग टारगेट हो रहे हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही आप इनका मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, वैसे ही आपके, मैं एक बार ड्रॉ करता हूँ आपके लिए, जैसे आप इनका मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, वैसे ही आपके मोबाइल में एक मालवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। एक वायरस समझ लीजिए, वायरस नहीं, मालवेयर कहते हैं इसको, हम रैंसमवेयर भी कहते हैं। ये करता है कि आपके मोबाइल में अंदर घुस के आपकी सारी फ़ोटोज़, आपके सारे कॉन्टैक्ट्स, आपके सारे एसएमएस, आपके आपके सारे बिल्स, आपका जो भी मोबाइल में है, इन सबको एक्सेस कर लेगा और सीधे भेज देगा मेन पार्टी को। अब होता क्या है कि आप समय समय से लोन पे नहीं कर रहे हैं, अपने प्रीमियम पे नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको हैरेसमेंट करना शुरू करते हैं। और हैरेसमेंट भी इस हद तक आ जाता है कि ये बोलते हैं कि हमारे पास आपकी फ़ोटोज़, हमारे पास आपके कॉन्टैक्ट सब कुछ आ गए हैं, अगर आपने सही समय से पेमेंट वगैरह नहीं करा या कुछ भी जो प्रीमियम वगैरह पे नहीं करे, तो हम आपके इन कॉन्टैक्ट्स पे गलत मैसेज भेज देंगे। जैसे जैसे क्या करते हैं लोग कि अगर मान लीजिए आपके कॉन्टैक्ट्स में फैमिली मेम्बर्स के नंबर्स हैं, तो ये क्या करते हैं, उन पे अश्लील फ़ोटो भेज देते हैं या उल्टा सीधा लिख के उनको भेज देते हैं, है ना। अब हर किसी को लगता है कि भैया ये नंबर तो उसी के पास है हमारा, ठीक है। बहुत सी गलत चीज़ें करते हैं। इससे क्या हो रहा है, आदमी फ्रस्ट्रेट होकर बहुत सुसाइड भी कर लेते हैं। तो ये इसलिए ख़तरा है ये लोन वाली एप्लीकेशंस जो होती हैं आपकी। साइबर अपराधी इतने शातिर और अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं कि राज्यों की पुलिस 5% आरोपियों को गिरबान तक नहीं पहुंचा पा रही है। वैश्विक अपराध से निपटने में सक्षम होने का दावा करने वाली राज्य सरकारों के पास साइबर अपराध से निपटने के तकनीकी संसाधन ही नहीं हैं। देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 21 राज्य ऐसे हैं जहां संपूर्ण राज्य बेमुश्किल 1 से 2 साइबर पुलिस थाने हैं। मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, असम उस सूची में शामिल है जहां पूरे राज्य में साइबर अपराधों की विवेचना के लिए एकमात्र साइबर थाना स्थापित है। एक ही साइबर थाना है। देश के 9 राज्य हरियाणा, मेवात, भिवानी, नूह, पलवल, मनोटा, झारखंड की जमताड़ा। जमताड़ा तो वैसे ही फेमस था स्कैम्स के लिए। देवघर पश्चिम बंगाल,
आसनसोल, दुर्गापुर, असम के बरपोट, बिहार का बांका, नालंदा, गया और दिल्ली के ओखला। उत्तम नगर पर पूरे विश्व में साइबर अपराधियों के अड्डों के नाम से कुख्यात हो चुके हैं। मतलब ये जगह जो मैं आपको नाम बता रहा था, ये जगह बेसिकली इस समय साइबर फ्रॉड के हेड बन चुके हैं। और साइबर फ्रॉड इस हद से हो रही है कि ये इवन जो यूएस के नागरिक हैं उनसे ठगी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉल सेंटर्स होते हैं दिल्ली साइड में आपके, और इनके पास जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं यूएस की, वो आउटसोर्सिंग करके इनको डेटा दे देती हैं अपने नागरिकों का, गलत काम के लिए नहीं, अच्छे काम के लिए। जैसे किसी की कंपनी है, ठीक है, प्रोडक्ट की, तो उसने कॉल सेंटर इंडिया में रखा हुआ है, क्योंकि इंडिया में लेबर सस्ती है, वर्कफोर्स जो है वो कॉस्टली नहीं है इतनी। वो कह रहा है कि उस डेटा का गलत इस्तेमाल हो रहा है। इस कंपनी ने दिया था कि भैया आप हमारा डेटा जो दिया हमने आपको, आप ऐसे कस्टमर्स की कंप्लेंट्स को रजिस्टर करिए, उनको ऑनलाइन करिए, दुनिया भर काम करिए। अब वो कह रहा है कि इसी डेटा का इस्तेमाल जो कॉल सेंटर्स हैं, अभी रिसेंट में नोएडा केस था, बहुत सारे केस इंडिया में ऐसे हैं, ये कह रहे हैं इन्हीं कॉन्टैक्ट्स को फिर से यूज़ करके ठगी कर रहे हैं कि हम एक्सवाइजेड कंपनी से बोल रहे हैं, नॉर्टन, जैसे अभी रिसेंट में जो आया था नॉर्टन कंपनी के कॉल सेंटर्स जो थे इंडिया में, आउटसोर्स वाले, प्राइवेट वाले, उन्होंने बहुत ठगी करी। ये बोलते हैं कि आपका सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो रहा है या फिर आपके कुछ एरर आ गया है प्लान्स में, तो आपको रिन्यू कराना है, तो आपको सर्टेन अमाउंट देनी पड़ेगी। उससे क्या हो रहा है कि डेटा ले रहे हैं उनसे, 1,000 का टोकन भेजते हैं कि आप ये 1,000 रुपये पे कर दीजिए, या फिर ये $60 पे कर दीजिए, और बाद में जैसे कोई इस पर क्लाइंट इस पर क्लिक करता है तो उसके खाते से 6,000 या $600 निकल जाता है। स्कैम हो रहे हैं। साइबर सुरक्षा बहुत ज़रूरी है अगर देश को आगे डिजिटल में आगे ले जाना है तो। आगे देखते हैं। संसद कैंटीन से मंगा सकेंगे ऑनलाइन खाना। देखिए आप, संसद कैफेटेरिया मोबाइल ऐप सुविधा का उपयोग एंड्रॉयड और एप्पल दोनों फ़ोन पर किया जा सकता है। इसे भुगतान के लिए QR कोड की सुविधा होगी। सांसदों और संसद भवन के कर्मचारियों की सुविधा के लिए एक नया मोबाइल ऐप संसद कैफेटेरिया तैयार किया गया है। इस ऐप में अब संसद ऑनलाइन ऑर्डर देकर संसद की कैंटीन से खाना मंगा सकेंगे। लोकसभा सचिवालय में एक अधिकारी ने बताया, सक्षम प्राधिकार की मंजूरी से हाल ही में ऑनलाइन भोजन ऑर्डर करने के लिए मोबाइल ऐप संसद कैफेटेरिया पेश किया। तो ये अच्छी बात है इस एप्लीकेशन के माध्यम से। हरिद्वार में पॉट टैक्सी पछड़े में फंसी, साधु संत और व्यापारी विरोध में। अब पॉट टैक्सी वगैरह शुरू करने का प्रयास करा जाता है, मगर इसका जो लोकल कम्युनिटीज़ है वो विरोध कर रही हैं। कारण ये है कि इसकी डेवलपमेंट में बहुत सी चीज़ों को तोड़ना पड़ेगा और बहुत सी चीज़ों का जो है ना अतिक्रमण हटाना पड़ेगा, तो इसलिए इसे विरोध हो रहा है। व्यापार मंडल के प्रतिनिधिमंडल ने बताया है कि हर की पौड़ी अपर रोड रेलवे के रास्ता अत्यंत संकीर्ण है। ऐसे में यदि पॉट टैक्सी के खंभे इस मार्ग में लगाए गए तो इससे यातायात समस्या और जटिल हो जाएगी। इससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ेगी। इसलिए पॉट टैक्सी का मार्ग बदल दिया गया है। उन्होंने कहा कि पॉट टैक्सी परियोजना से जुड़े अधिकारियों ने शुरू से राज्य सरकार और हरिद्वार जिले प्रशासन को भ्रमित किया। पॉट टैक्सी मार्ग अखाड़ों, व्यापारियों, सामाजिक राजनीतिक संगठनों व आम जनता की राय के लिए बिना ही निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि हरिद्वार की जनता, व्यापारियों, अखाड़ों, गंगा सभा से सीधा संवाद कर परियोजना की नई DPR तैयार की जाए। तो इस समय पॉट टैक्सी कंट्रोवर्सी में आ गई वहाँ पे। नई दिल्ली में मंगलवार को किसान अधिकारों पर वैश्विक संगोष्ठी का शुभारंभ करती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। देश का औद्योगिक उत्पादन 5 महीने के औसत 5.7% पर। उत्पादन पिछले साल जुलाई महीने में 2.2% की दर से बढ़ा था। इससे पहले फरवरी 23 में औद्योगिक उत्पादन सर्वाधिक 6% से दर से बढ़ा था। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देश का बढ़ रहा है, जो कि पॉजिटिव बात है। चौबीसवें ग्रैंड स्लैम जीतकर हैरान नहीं है नोवाक जोकोविक। जैसे हम जानते हैं कि जो आपके ग्रैंड स्लैम पूरे इवेंट्स होते हैं, इसमें अभी हाल ही में US ओपन जो फाइनल इवेंट था, उसमें आपके जोकोविक जीते हैं। ये ध्यान रखने के लिए हमें ज़रूरी है, और ये काफ़ी ध्यान रखने के लिए हमको इस US ओपन से, इन्होंने मेदवेदेव को हराया था। बाकी आज के लिए साथी उतने ही रखते हैं।
अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बाकी अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।